अब ये नमो वज्रायाण नमो सव्यसाहूनम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्म भृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अच्छा, तो ये अपना तीसरा अध्याय लगभग समाप्ति की ओर है। तो हमने भव स्थिति और काय स्थिति की चर्चा की थी। इसमें ये बात आई थी कि मनुष्य की उत्कृष्ट काय स्थिति माने निरंतर मनुष्य पर्याय में जन्म धारण करता रहे, उसको कहते हैं मनुष्य काय स्थिति। 47 कोटि पूर्व अधिक 3 पल्ले, इन सभी की जगन्य काय स्थिति अंतर्मुहूर्त है। तो मैंने आपको कहा था कि सर्वार सिद्धि ग्रंथ में ये आया है, मैं भूल गया देखना, अभी देख लेते हैं, मिलता है तो आपको पढ़ के बताऊंगा। कितने आगे प्रारंभ करते हैं, चलो शालू पढ़िए। इस प्रकार इस तीसरे अध्याय में यहाँ से इस प्रकार इस तीसरे अध्याय में अधोलोक और मध्यलोक, इन दो लोकों की रचना का निरूपण हुआ। आगे चौथे अध्याय में ऊर्ध्वलोक का वर्णन करेंगे। यहाँ संक्षेप में 3 लोक का प्ररूपण करते हैं। 14 राजू ऊंचे लोक के मध्य लोकवर्ती, मेरु की जड़ से नीचे 7 राजू में अधोलोक, और यहीं से ऊपर 7 राजू में ऊर्ध्वलोक है। इसमें मेरु की जड़ से लेकर ऊपर चूलिका पर्यंत तक 1,40,000 योजन का मध्य लोक क्षेत्र कम समझना। मध्य लोक में पूर्व पश्चिम 1 राजू चौड़ी, दक्षिण उत्तर 7 राजू लंबी, 1,000 योजन मोटी चित्रा पृथ्वी है। इसके मध्य 1 राजू चौड़े गोलाकार क्षेत्र में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। उससे अंतिम शंभु रमण समुद्र की वेदी से आगे दक्षिण उत्तर उत्तर दक्षिण में 3-3 राजू प्रमाण चित्रा पृथ्वी खाली है। इस प्रकार द्वीप समुद्रों की अपेक्षा मध्य लोक गोल होने पर भी क्षेत्र की अपेक्षा यह 7 राजू लंबा, 1 राजू चौड़ा और 1,40,000 योजन ऊंचा है। मेरु की चूलिका से लेकर ऊपर सिद्धशिला पर्यंत 1,40,000 योजन कम 7 राजू ऊंचा ऊर्ध्वलोक है। यह दक्षिण उत्तर सर्वत्र 7 राजू चौड़ा है। इसकी दक्षिण इसकी दक्षिण उत्तर 42 राजू प्रमाण डोरी है, क्योंकि यह नीचे दक्षिण उत्तर में उत्तर दिशा में 7 राजू चौड़ी, ऊपर अंत में दक्षिण उत्तर 7 राजू चौड़ी, दक्षिण दिशा में 14 राजू ऊंची और उत्तर दिशा में 14 राजू ऊंची डोरी है। अतः यह सब मिलकर 42 राजू हो जाती है। यहाँ ये तो अपना इतना कल हो गया था। 1,40,000 योजन ऊंचा है मध्य लोक, ठीक है, सुमेरु पर्वत की ऊंचाई प्रमाण। अब देखो, मेरु की चूलिका से लेकर ऊपर सिद्ध शिला पर्यंत कितना हो जाएगा, 7 राजू में से 1,40,000 योजन कम कर देगा तो वो ऊर्ध्वलोक की ऊंचाई आ गई। अभी जो ऊर्ध्वलोक है ये दक्षिण उत्तर ऐसे अंदर सर्वत्र 7 राजू चौड़ा है। इसकी दक्षिण उत्तर 42 राजू प्रमाण डोरी है। अब ये क्या है, 42 राजू प्रमाण डोरी है,
क्योंकि ये नीचे दक्षिण उत्तर दिशा में 7 राजू चौड़ी, ऊपर अंत में दक्षिण उत्तर 7 राजू चौड़ी, दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा मतलब हमारी तरफ की, 14 राजू ऊंची और उत्तर दिशा में 14 राजू ऊंची डोरी। देखो डोरी क्या, अगर आप इसको उत्तर दक्षिण की तरफ धागा लगा के ऐसे रैप करेंगे, एक धागे से नापेंगे ऐसे आगे से पीछे, ठीक है, तो नीचे 7 राजू, उत्तर दक्षिण गहराई है, फ्रंट 14 राजू है, फिर ऊपर तक कवर करेंगे 7 राजू और फिर ऊपर से नीचे 14 राजू। यानी अगर आप एक डोरी लपेटे ऐसे, ठीक है, तो कितनी आएगी, 14 इधर 14 उधर, 28, 7 नीचे 7 ऊपर, तो 28 और 14 42। तो डोरी समझ गए आप, उत्तर दक्षिण की तरफ से अगर लगाए तो, और पूर्व पश्चिम की तरफ से नहीं लगा पाएंगे, वहां डायमेंशन अलग अलग हो रही है, फिर उस तरह से देखना पड़ेगा। चलिए आगे पढ़िए। पूर्व से पश्चिम दिशा पर्यंत लोक नीचे 7 राजू, आगे क्रमशः घटते घटते मध्य लोक में 1 राजू, इससे आगे क्रमशः बढ़ते बढ़ते 5वें ब्रह्म स्वर्ग के निकट 5 राजू, इससे आगे क्रमशः घटते हुए लोक के अंत में 1 राजू चौड़ा है। इस प्रकार पूर्व पश्चिम दिशा में इसकी चौड़ाई हानि वृद्धि रूप है। इसकी 1 राजू के 120 भाग में से 43 भाग अधिक 39 राजू प्रमाण पूर्व पश्चिम चारों ओर डोरी है। भैया म्यूट हो रहे हैं आप। इसमें पूर्व पश्चिम की तरफ अगर हम देखें तो सबसे नीचे तो 7 राजू है, ठीक है, लेकिन जब ऊपर घटते हैं तो घटते घटते क्रमशः मध्य लोक में आकर 1 राजू रह जाती है इसकी चौड़ाई, और फिर ऊपर क्रमशः बढ़ते बढ़ते ब्रह्म स्वर्ग के निकट 5 राजू रह जाती है, यानी 3.5 राजू ऊपर चढ़कर इसकी जो चौड़ाई है वो 5 राजू हो जाती है। फिर आगे घटते घटते लास्ट में फिर 1 राजू चौड़ाई बैठती है। इसकी 1 राजू के 120 भाग में से 43 भाग अधिक 39 राजू प्रमाण पूर्व पश्चिम चारों ओर डोरी। देखो कितनी, 39, यहाँ 42 नहीं बैठाई, यहाँ 39 बैठाई। क्यों, ऊपर तो 1 राजू है, नीचे 7 राजू है, 8 राजू तो यही हो गया, और 28 अगर आप सीधा लेते तो 14 14 राजू बैठता, ठीक है, 28 1 और 7 कितने हो गए, 8 और 28 36 राजू तो ये हो गई। अब चूंकि वो पहले टेढ़ी जा रही है ऐसे, फिर ऐसे टेढ़ी जा रही है, फिर ऐसे टेढ़ी जा रही है, तो धागा अधिक चाहिएगा। अब उसको आपको अलग से रेखा गणित की विधि से निकालना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा वो था आपका, एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बोलते हैं ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, भूल गए आप सब, ठीक है। तो उस तरह से अगर आप निकाल के देखेंगे तो उसकी लंबाई एग्जैक्ट निकल आएगी 39 राजू प्लस कुछ। आगे पढ़िए। अधोलोक संबंधी 7 राजू में से 7वीं नरक पृथ्वी के नीचे 1 राजू में तो निगोद है, शेष 6 राजू में 7 नरक भूमियां हैं। ये बात समझ में आ गई। नीचे जो 7 राजू अधोलोक है, पहली तो माने वो खर पंख अबहुल भाग शुरू में ही आ जाती है, फिर उसके बाद दूसरा नरक आ जाता है, यानी 1 राजू कंप्लीट होते होते 2 नरक हो जाते हैं। उसी प्रकार 6 राजू कंप्लीट होते होते 7 नरक हो जाते हैं। लास्ट के 1 राजू में कलकला पृथ्वी है, जिसमें निगोदिया जीव, बादर निगोदिया जीवों के रहने का
विशेष स्थान है। ठीक है, तो 6 राज्यों में नरक भूमियां हैं। आगे पढ़िए। मध्य लोक से 1.5 राजू ऊंचा प्रथम युगल, उससे आगे 1.5 राजू ऊंचा दूसरा युगल, उससे आधा राजू ऊंचा तीसरा युगल, उससे आधा राजू ऊंचा चौथा युगल, उससे आधा राजू ऊंचा पांचवा युगल, उससे आधा राजू ऊंचा छठवां युगल, उससे आधा राजू ऊंचा सातवां युगल, उससे आधा राजू ऊंचा आठवां युगल। इस प्रकार मध्य लोक से ऊपर 6 राजू ऊंचाई पर्यंत 8 युगल के 16 स्वर्ग हैं। इनके ऊपर एक राजू की ऊंचाई में क्रमशः 9 ग्राव्यक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर और सिद्ध शिला का क्षेत्र है। देखिए, अब उर्दू लोग भी लगभग 7 राज्यों में, 7 राज्यों में से 1,40,000 योजन कम। तो पहले क्या किया कि पहले मध्य लोक से 1.5 राजू ऊंचाई पर प्रथम युगल हो गए, फिर उससे 1.5 राजू ऊंचाई पर दूसरा युगल। युगल माने ऐसे आगे पीछे हैं, ये फ्लैट, ठीक है, आमने सामने बने हुए हैं। जैसे सोदर इधर, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्मोत्तर, लांतक, कापिष्ट, ठीक है, इस तरह से। तो फिर आगे आधा आधा राजू ऊंचाई पर है। तो इस प्रकार 6 राजू तक 8 युगल यानी 8 गुनी 16, 16 स्वर्ग हो गए। 6 राजू कंप्लीट हुआ। अब इसके ऊपर एक राजू में बाकी सब चीजें हैं। क्या क्या है? 9 ग्रैवयक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर विमान। अब जो 9 ग्रैवयक हैं वो तो एक के ऊपर एक है, ठीक है, लेकिन जो 9 अनुदिश हैं वो एक के ऊपर एक नहीं। वो कैसे हैं? बीच में एक, 4 दिशाओं में और 4 विदिशाओं में, माने एक ही तल पर है। ये जो 9 अनुदिश हैं इनके 9 लेवल नहीं है, एक ही लेवल पर 4 दिशाओं में, 4 विदिशाओं में और एक बीच में। इस प्रकार ये 9 अनुदिश हैं। इसी प्रकार 5 अनुत्तर भी एक ही तल पर है। बीच में सर्वार सिद्धि, फिर विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, 4 दिशाओं में 4, ठीक है। फिर उसके ऊपर थोड़ी जगह छुट्टी है। फिर उसके बाद सिद्धशिला है। सिद्धशिला से थोड़ी जगह छोड़कर अंत में, लोक के अंत में तनुवात वाले, उसमें सिद्ध भगवान है। आगे पढ़िए। भैया, ये जो 9 ग्रैवियक 9 अनुदिश हैं, इनका आधार कोई पृथ्वी होती है? देखो, 7 पृथ्वियां गिनाई है नीचे और 8वीं पृथ्वी है ईशत प्राग भार, जिसमें सिद्ध शिला है। तो इनके बीच में कोई पृथ्वी नहीं है, ठीक है। विमान है ना एक तरह से, तो विमान तो बिना किसी सहारे के रहेंगे। चलिए, सर्वार सिद्धि बढ़िए। इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि क्रमशः प्रथम युगल का अंतिम 31वां पटल मध्य लोक से 1.5 राजू ऊंचा, दूसरा युगल 3 राजू ऊंचा, तीसरा युगल 3.5 राजू, चौथा 4 राजू, पांचवा 4.5 राजू, छठवां 5 राजू, सातवां 5.5 राजू, आठवां युगल 6 राजू और लोक का। देखिए, अब इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए स्पष्ट कर दिया कि 1.5 राजू ऊंचा मतलब क्या लगाना, कि मध्य लोक से 1.5 राजू के बाद स्टार्ट होता है कि नहीं। मध्य लोक से माने जहां तक मध्य लोक है 1,40,000 योजन, ठीक है, मोटा मोटी, क्योंकि बहुत छोटा है, 1 राजू के सामने 1,40,000 योजन कुछ भी नहीं। तो मोटा मोटी अगर ये देखें तो मध्य लोक से अगर 1.5 राजू की ऊंचाई पे जाएंगे तो जो पहला युगल है आप उसके टॉप पे पहुंच जाएंगे। समझ में है? ये नहीं कि स्टार्ट हो रहा है 1.5 राजू के बाद, 1.5 राजू में कवर है, उसके टॉप पे पहुंच जाएंगे। क्योंकि जो पहला युगल है उसमें 31 पटल है, ठीक है। पटल माने पृथ्वी नहीं है,
पटल का मतलब यहाँ पृथ्वी नहीं है, है? पाथले क्या? तो उसका मतलब देखो पृथ्वी तो है नहीं, तो आपको कैसे समझाएं कि कैसे 31 पटल होंगे? इसका मतलब ऐसा होगा, भले ही वो विमान है ना, तो कुछ विमान ऐसे हैं, कुछ उसके ऊपर हैं, कुछ उसके ऊपर हैं, कुछ उसके ऊपर हैं तो सभी अधर, तभी बनेंगे ना वो 31 लेयर्स। जैसे आपको याद है वो नरक में जो अपने बिल दिखाए थे, ठीक है, वो बिल तो खैर पृथ्वी के अंदर थे, लेकिन अब यहाँ पृथ्वी पृथ्वी नहीं है, वो अपने आप ही आकाश में ही, ठीक है। जैसे मानो ये एक लेयर हो गई, फिर दूसरी लेयर हो गई विमानों की, फिर तीसरी आकाश में होगी, ऐसे ही है ना? बताओ, पृथ्वी तो है नहीं उसमें, और फिर विमान है, तो उन्हें आधार थोड़ी चाहिए। बात समझ में आ रही है? कुछ तो लेयर्स तो होंगे। आपको समझ में आ रही है कुछ कुछ बात? लेयर्स का मतलब क्या है, 31 पटल क्या है? कि जैसे कुछ देवों की नगरी ये है, एक एक लेयर पर, फिर उससे ऊपर है सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर, लेकिन उनको कोई पृथ्वी का आधार नहीं है, तो उसको आपत्ति भी नहीं है, क्योंकि विमान तो कहते ही उसे हैं कि जो आकाश में अधर रहे। जमीन पे रखा जाएगा तो फिर वो विमान काहे का? उड़ते हुए को तो विमान कहते हैं। चलिए हम तो अंदाजा लगा सकते हैं, बाकी कहीं स्पष्ट पढ़ने में आएगा तो ये भी अच्छी बात आ गई। ठीक है, जो उसका अंतिम पटल है जैसे प्रथम युगल का, वो मध्य लोक से 1.5 राजू ऊंचा है। इसी प्रकार जो दूसरा युगल है उसका अंतिम पटल मध्य लोक से 3 राजू ऊंचा कह सकते हैं। पहले वाले से 1.5 राजू ऊंचा, लेकिन पहले वाला मध्य लोक से 1.5 राजू ऊंचा था, तो इस तरह भी गिना सकते हैं। और लोक का अंत, माने जो लोक का अंत है वो मध्य लोक से 7 राजू ऊंचा है। बढ़िया। यह लोक 343 राजू प्रमाण है। लोक के नीचे पूर्व पश्चिम 7 राजू, मध्य में 1 राजू और तीसरे युगल में 5 राजू। लोक के अंत में पूर्व पश्चिम 1 राजू चौड़ा होने से कुल 14 राजू चौड़ा है। इसके चौथाई 3.5 राजू का दक्षिण उत्तर 7 राजू चौड़ाई में गुणा करने से 24.5 राजू हुए। इसमें नीचे से ऊपर पर्यंत 14 राजू ऊंचाई का गुणा करने पर 343 राजू हुए। इस प्रकार संपूर्ण लोक का घनाकार फैलाव 343 राजू है। देखिए कैसे निकाला, 343 राजू कैसे निकाला? वॉल्यूम निकालना है उसका। अगर घनाकार होता तो हम लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई कर लेते, लेकिन अब ये डिफरेंट डिफरेंट है, एक समान तो है नहीं। तो अगर लोक के सबसे नीचे देखें तो 7 राजू है इसका, इसकी चौड़ाई पूर्व पश्चिम, मध्य में 1 राजू हो गई, फिर बीच में 5 राजू हो गई, ठीक है, और फिर लास्ट में जाकर 1 राजू हो गई। आप इसको जोड़िए, नीचे कितने थी? 7 जमा 1 8 जमा 5 13 और 1 14, ठीक है। तो ये 14 राजू हो गए ना इसकी चौड़ाई। लेकिन अब इसका एवरेज निकालेंगे, क्योंकि 4 जगह देखा हमने, ऐसे 4 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया? 14/4। देखो 14 का 4 से डिवाइड करोगे तो 3.5 आ जाएगा, यानी उसकी एवरेज पूरा पश्चिम निकल गया ना। एवरेज के लिए क्या करते हैं कि जितनी आपकी स्थान है उनको प्लस करके उससे डिवाइड करते हैं। हमने 4 स्थान देखे, सबसे पहले 7 राजू, फिर 1 राजू, फिर 5, फिर 1, इन सबको प्लस किया और 4 से डिवाइड किया, तो 3.5 राजू हम इसकी एक नॉर्मल एवरेज पूरा पश्चिम चौड़ाई देखेंगे। लेकिन जो दक्षिण उत्तर है वो तो 7 राजू है, ठीक है, और हाइट कितनी है इसकी? 14 राजू। तो अब तीनों को गुणा कर दो, 3.5 गुणा 7 गुणा 14, तो कितना आएगा?
24.5 आ गया, फिर 14 राजू से गुना किया तो 343 आ गया। ठीक है, ये उसका पूरा घन लोक, उसका फैलाव है। अब हर एक का अलग अलग निकाल के बता रहे हैं हम, पढ़ लेते हैं, पढ़ लीजिए। अधोलोक का घनाकार फैलाव 196 राजू है। लोक की तली में पूर्व पश्चिम 7 राजू और मध्य में पूर्व पश्चिम 1 राजू चौड़ाई होने से कुल 8 राजू हुए। इसका आधार 4 राजू है। इसका दक्षिण उत्तर 7 राजू में गुणा करने पर 28 राजू हुए। इसमें नीचे से मध्य लोक की चित्रा पृथ्वी पर्यंत 7 राजू ऊंचाई का गुणा करने पर 196 राजू अधोलोक का घनाकार फैलाव सिद्ध होता है। हाँ जी, ये समझ में आ तो गया, तो निकालना। अधोलोक का देख रहे हैं। ठीक है, बीच में 1 राजू है, नीचे 7 राजू है। 7 और 1 8 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 राशियां जोड़ी आपने 2 से डिवाइड कर दी। तो कितना आ गई इसकी चौड़ाई? 4। गहराई कितनी है? 7। तो 4 गुना 7, और ऊंचाई कितनी है? वो भी 7 है। तो 4 क्या क्या था? 4 गुना 7 गुना 7। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 196 है जी। 749 into 4 196। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार उर्दू लोक का निकाल के बताएं। देखो उर्दू लोक का कैसे निकालोगे। सबसे नीचे तो 1 राजू है, फिर बीच में 5 राजू है, फिर लास्ट में 1 राजू है। तो कितना हो गया? 7/2 करेंगे। ये 3 बार आया तो इसको 3 से करेंगे, इसको 3 3 से है ना, करेंगे। 1 राजू, 5 राजू और 1 राजू। ठीक है, तो 3 चीजें हैं। 3 तो होगा। क्यों? निकालना है तो कुछ 3 से करेंगे। 3 चीजें हैं ना, 3 चीजें ऐड की हैं तो 3 से डिवाइड करोगे। नहीं आएगा, देखते हैं। चलिए, मध्य लोक में पूर्व पश्चिम 1 राजू, तीसरे युगल के निकट 5 राजू। ठीक है, इन्होंने कैसे किया? पहले इतने का निकाल रहे हैं, फिर जितना नीचे वाले का होगा उतना ऊपर वाले का होगा। उसके 2 पार्टीशन कर लिए उर्दू लोक के। ठीक है, बीच में 5 राजू है, नीचे 1 राजू है। इसी का रिफ्लेक्शन है ना ऊपर वाला भी, क्योंकि उसमें 1 राजू और 5 राजू। तो आप नीचे का निकालो, उसका डबल कर लो, या उस तरह से भी निकाल सकते हो। 1 जमा 1 जमा 5 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 राशियां जोड़ी ना, तो इसलिए 3 से डिवाइड करो। मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, देखो करके देखो। 7/3 गुणा 7 गुणा 7, 7 गुना 7 गुना 7 होता है 343। 343 को 3 से डिवाइड करो। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? भैया 114.333 आ रहा है इस हिसाब से। अगर 3 अच्छा, से 7 को 3 से डिवाइड करके 149 से गुणा ये करेंगे। बता रहे हैं 147। यार इन्होंने कैसे निकाला? इनके हिसाब से आ रहा है। इन्होंने पहले इधर का निकाल लिया, 1 जमा 5। ठीक है, 6 का आधा किया 3, तो 3 गुना 7 गुना 7। सॉरी, 7 से गुना नहीं, अब करेंगे 3.5 से गुना। ठीक है, नहीं उठे, कॉपी पेन दिए जल्दी से लो जी। भैया तो भी ज्यादा आ रहा है, फिर 171.5 आ रहा है। 1 मिनट, क्या किया हमने? 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 7, 85.75 आ रहा है। और ये क्या कह रहे हैं? 73.5। देख के जरा क्या गड़बड़ हो रही है। ठीक है, उसका आधा हो गया 3। अच्छा, हमने 3.5 कहाँ से कर रहे हैं? हमने गलती क्या कर दी? नीचे 1 राजू है, सिर्फ 5 राजू छोड़ा है। 5 और 1 6 का आधा 3, एवरेज 3, और गहराई कितनी है? 7। तो 3 सत्ते 21। ठीक है,
21 हो गया। और हाइट कितनी है इसकी? हाइट 3.5, क्योंकि टोटल 7 थी तो उसके बीचों बीच 3.5, तो 21 इंटू 3.5, 73.5। ठीक है, 73.5 आ गया। 73.5 को 2 से गुना कर लो, 147 147 आ गया। ठीक है, तो 147 राजू से दो हो गया। क्या हुआ? अपने भाई को भाई ने 3.5 हाँ, 3.5। अब अगर एक बार इकट्ठा करके देखें तो नीचे एक राजू, ऊपर एक राजू, बीच में 5 राजू। तो पहले वाला सही है। 7 343 डिवाइडेड बाय नहीं, उस विधि से सही नहीं निकल रहा है। हाँ, वो सही नहीं है फिर विधि, उसमें फार्मूला गड़बड़ हो रहा है। तो ऐसे ही 2 करके निकालेंगे तो ठीक है। आगे आइए, त्रस नाली। त्रस नाली क्या होती है देखिए, पढ़िए। त्रस नाली 343 राजू प्रमाण लोक के मध्य में एक राजू पूर्व पश्चिम लंबी, एक राजू दक्षिण उत्तर चौड़ी, नीचे से ऊपर पर्यंत 14 राजू ऊंची चौकोर त्रस नाली है। जैसे वृक्ष में बलकल, डाली, पत्ते आदि ऊपरी वस्तुएं हैं, उसी उसके बीच में सारभूत लकड़ी होती है। उसी प्रकार 3 लोक के बीच में त्रस नाली है, अथवा जैसे किसी ओखली के मध्य छेद कर उसमें एक बांस रखा हो, उसी प्रकार लोक के मध्य त्रस नाली है। त्रस जीव इसमें ही उत्पन्न होते हैं, रहते हैं, अतः इसको त्रस नाली नाम सार्थक है। इससे बाहर 329 राजू प्रमाण क्षेत्र में एक केंद्रीय 5 स्थावर का एक जीव रहते हैं। यहाँ मुख्यतः त्रस जीव नहीं है, परंतु उत्पाद, मारणांतिक और केवली समुद्घात की अपेक्षा कोई त्रस जीव भी यहाँ हो सकता है। वह इस प्रकार है। हाँ जी, एक मिनट। देखिए, बात प्रारंभ हुई त्रस नाली की। इसका नाम सार्थक है क्योंकि त्रस जीव इसी में उत्पन्न होते हैं, इसी में रहते हैं। त्रस नाली क्या है? जैसे 7 राजू गहराई है ना, तो उसके बीचों बीच 7 राजू पूर्व पश्चिम, 7 राजू उत्तर दक्षिण, चकोर ऊपर से नीचे तक एक त्रस नाली है। जैसे त्रिलोक तीर्थ वाली गुल्लक देखी है ना आपने, उस गुल्लक में है आप एक चकोर बीचों बीच, एक चकोर जैसे ट्यूबलाइट की कवर होता है ना, ट्यूबलाइट जो आती है उसका जो रैपर आता है, जैसे वो चकोर है। इस तरह का चकोर बीचों बीच फिट करो। जैसे ओखली, उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे ओखली के मध्य में छेद कर उसमें एक बांस रखा हो, तो उस प्रकार बीचों बीच शुरू से 3.5 हाथ, 3.5 राजू छोड़ दो, लास्ट से 3.5 राजू छोड़ दो, बीच का 1 राजू, और चौड़ाई तो 1 राजू है ही ऊपर, तो 1 राजू ऊपर से नीचे तक चौड़ी और लंबी, और हाइट हो गई उसकी कुछ कम 13 राजू है। ये त्रस नाली है। तो त्रस नाली में ही त्रस जीव पाए जाते हैं 3 स्थितियों को छोड़कर। कौन कौन सी? एक तो उत्पाद की अपेक्षा, एक मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा, और एक केवली समुद्घात की अपेक्षा। उनमें त्रस जीव त्रस नाली के बाहर भी पाए जाते हैं। तो अब इन तीनों स्थितियों को समझेंगे। हाँ जी, पढ़िए। त्रस नाली के बाहर तनु वातवलय में स्थित किसी पवनकायिक जीव ने त्रस आयु का बंध किया। मरण काल में स्थावर पर्याय को छोड़कर त्रस पर्याय ग्रहण करने के लिए सम्मुख हो विग्रह गति के प्रथम समय से ही त्रस नाम कर्म का उदय आ जाने के कारण
उत्पाद वाले जीव का अस्तित्व त्रस नाली के बाहर पाया गया। हाँ जी, पहली स्थिति क्या बनी कि त्रस नाली के बाहर एक इंद्रिय जीव है ना, ठीक है, जैसे तनुवात वलय में पवन का एक जीव है। अब उसने वहां एक इंद्रिय रहते रहते त्रस आयु का बंध किया। अब उसको जन्मना कहाँ पे, आके त्रसनाली में जन्मना है, ठीक है, त्रसनाली में जन्मना है। लेकिन जैसे ही मरण होता है, मरण होने के बाद तुरंत नवीन आयु प्रारंभ हो जाती है। तो जैसे ही उसका वहां मरण हुआ तनुवात वलय में सबसे बाहर, तो मरण करते ही स्थावर पर्याय छूट गई और त्रस आयु चालू हो गई। अब विग्रह गति में प्रथम समय में ही उसके त्रस नाम कर्म का उदय प्रारंभ हो गया। अब त्रस जीव किसको कहते हैं कि जिनके त्रस नाम कर्म का उदय हो उन्हें त्रस जीव कहते हैं। तो अभी त्रस नाड़ी में आने में उसको टाइम लगेगा ना, विग्रह गति वाला टाइम। लेकिन जितने काल मरण करते ही तुरंत अगले समय में वहां त्रस नाम कर्म का उदय आ गया, तो जितने काल वो त्रस नाली से बाहर पाया गया वहां भी वो त्रस कहलाएगा। तो पहली स्थिति हुई उत्पाद की अपेक्षा, तो त्रस जीव का अस्तित्व त्रस नाली के बाहर पाया गया। अब ये बात किसी को समझ में नहीं आई तो पूछ लीजिए, उत्पाद की अपेक्षा। आगे समझ में तो आगे बढ़ी। भैया आप म्यूट हो। मैं म्यूट करके भूल जाता हूँ। किसी त्रस जीव ने वात वलय संबंधी स्थावर कायिक आयु का बंध किया। अब रह तो रहा है त्रस नाली में, लेकिन इसने आयु बांधी स्थावर में, और वो भी स्थावर कौन सा के वात वलय में जाके पैदा हो। अब त्रस आयु का अंतिम अंतर्मुहूर्त शेष रहने पर वो करेगा मारणांतिक समुद्घात। मारणांतिक समुद्घात क्या होता है कि उसके आत्मा के प्रदेश यहां से लेकर जहां जन्म लेना है वहां तक फैलेंगे। तो उसके आत्मा के प्रदेश है तो अभी त्रस, लेकिन वहां स्थावर में जन्म लेना है ना, वात वलय त्रस नाली के बाहर, तो वहां तक आत्मा के प्रदेश गए। तो इस अपेक्षा त्रस जीव त्रस नाली के बाहर पाया गया। ठीक है, तीसरी स्थिति कौन सी है, केवली समुद्घात की अपेक्षा। दंड कपाट प्रतर और लोक पूर्ण रूप केवली समुद्घात के समय त्रस कायिक केवली भगवान के प्रदेश त्रस नाली के बाहर भी होने से त्रस जीव का अस्तित्व वहां पाया गया। मैंने जब केवली समुद्घात हुआ, केवली भी त्रस है, लेकिन जब उनका केवली समुद्घात होता है संपूर्ण लोकाकाश में उनके आत्म प्रदेश फैल जाते हैं, तो त्रस नाली के बाहर भी गए। तो इस अपेक्षा त्रस जीव त्रस नाली के बाहर पाया गया। ये तीन प्रसंगों के अतिरिक्त अन्य कभी भी त्रस जीव त्रस नाली के बाहर नहीं होते। तो तीन स्थितियों के नाम याद रखेंगे। पहली कौन सी बताई, उत्पाद की अपेक्षा, दूसरी मारणांतिक समुद्घात, तीसरी केवली समुद्घात। ये तीन स्थितियां ऐसी हैं कि जब त्रस जीव त्रस नाली के बाहर भी देखे जाते हैं, अन्य स्थितियों में त्रस नाली के अंदर ही त्रस जीव पाए जाते हैं। बाकी शेष चर्चा आप कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।